नमस्कार। आज की कक्षा में हम गद्य साहित्य के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि गद्य साहित्य इतिहास से आपके 5 अंकों के 5 प्रश्न आते हैं। इन 5 प्रश्नों में सबसे पहले गद्य साहित्य में गद्य का परिचय, फिर गद्य साहित्य के इतिहास में काल क्रमानुसार प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं, उस काल की विशेषताएं, उसकी विधाएं, शैलियाँ, भाषा आदि का उल्लेख मिलता है। इसी श्रृंखला में आज हम गद्य परिचय पढ़ते हैं। अब गद्य क्या है बच्चों? सबसे पहले गद्य का निर्माण कैसे हुआ कि पहले हिंदी में होता है वर्ण, जिसे हम अक्षर कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में यदि कुल वर्णों की संख्या देखते हैं तो 52 होती है, यानी 52। अब कुछ लोग 48 कहते हैं। 48 इसलिए क्योंकि जो संयुक्त अक्षर हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, ये जे बोलते हैं ना, ये ज और श्र, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो उपर्युक्त वर्णों के ही जुड़ने से बनते हैं। जब क्ष है तो का, मूर्धन्य श, इन दोनों के मेल से बना। त्र, त और रा से मिलकर बना। श्र, श और रे से मिलकर बना। जे तो अय और ज से मिलकर बना। लेकिन अगर कुल संख्या देखते हैं तो 52 होते हैं। ये 52 वर्ण जब आपस में सार्थक रूप से जुड़ते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। जो सार्थक शब्द होते हैं, अर्थात जिन शब्दों के कोई अर्थ होते हैं। अब ये सार्थक शब्द क्या है? जो भी कुछ आप प्रातः सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनसे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिनसे आपके उद्देश्य की पूर्ति होती है, आपके कार्य संपन्न होते हैं, वे सभी शब्द सार्थक होते हैं। उन शब्दों को आपस में मिलाकर हम वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य जैसे राम जाता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम सोते हो, मुझे भोजन दो, मैं आज नहीं जाऊंगा, आदि आदि। ये भी वाक्य सार्थक होते हैं, अर्थात इनका कोई अर्थ होता है। वाक्य शब्दों के क्रम के अनुसार लगने पर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वाक्य में कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समास है, संधि है, आदि आदि का प्रयोग होता है। ये सभी शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्यों के एक समूह को ही हम साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 भागों में विभाजित होता है, गद्य और काव्य। काव्य के अंतर्गत आप गीत, संगीत आदि को सुनते हैं। जितने भी आप पिक्चरों के गाने सुनते हैं वह सब काव्य है। लेकिन पिक्चर की स्टोरी में, कहानी में जब आप उसके पात्रों के संवाद सुनते हैं, उनके डायलॉग सुनते हैं, वह सब गद्य है। तो गद्य का संबंध मस्तिष्क से है। गद्य मस्तिष्क की भाषा है, क्योंकि गद्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के तर्क वितर्क, चिंतन, भाव संप्रेषण, सोचने की शक्ति और मस्तिष्क के अनुसार क्रियाशीलता की शक्ति भी आरंभ होती है। अतः गद्य की भाषा को मस्तिष्क की भाषा कहा जाता है, क्योंकि गद्य में हम जो चीज सामने देखते हैं उसके विषय में नए नए विचारों को जन्म देते हैं। ये नए विचार जो जन्म लेते हैं, उन जन्म लिए हुए विचारों को जब हम एक सदी हुई व्यवस्थित लिपि में लिखते हैं तो वह गद्य कहलाता है। अब इस गद्य के को हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि गद्य की विधाएं, विधाएं यानी गद्य का प्रकार। हम गद्य कहते हैं, समाचार पत्र में जो समाचार आते हैं वह गद्य है। आप पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ते हैं वह गद्य है। विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ते हैं वह सब गद्य है। गणित पढ़ते हो वह भी गद्य है। एट ऑल, अर्थात जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जितने सब्जेक्टों का अध्ययन अध्यापन करते हैं हम लोगों के साथ, वह सब गद्य में होता है। अब इतने सारे गद्य को हम किस प्रकार से समेट कर रख सकते हैं, कैसे उसका विभाजन करते हैं? तो यह गद्य आपका अनेक प्रकार के विधाओं में, अनेक प्रकार के संबंधों में विभक्त होता है। ये संबंध, ये विधाएं, ये विचार, ये प्रकार, ये सब कुछ मिलाकर गद्य कहलाते हैं। गद्य साहित्य लेखन के लिए जो विभिन्न रूप होते हैं वही उन्हें विधाएं कहते हैं।
जिनमें तर्क और विचारों की प्रधानता होती है। वे नाटक, कहानी, एकांकी, संस्मरण, उपन्यास, आलोचना, निबंध, विज्ञान के सूत्र, उनका विश्लेषण आदि सब, ये सब गद्य की विधाओं के प्रकार हैं। अब गद्य का स्वरूप, गद्य का स्वरूप क्या होता है कि गद्य की आंतरिक पहचान उसके विचारों और भावों से होती है। आंतरिक पहचान का मतलब होता है बेटे कि हम कोई गद्य हमें प्रभावित करता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र ने आपको प्रभावित किया, क्योंकि उस कहानी के पात्र डॉक्टर चड्ढा या बूढ़ा जो मंत्र पढ़ता था वह, और डॉक्टर चड्ढा का बेटा, ये सारे पात्र आपको तब समझ में जब आपने कहानी को पढ़ी। उस कहानी में लिखे हुए वाक्य लेखक के विचार थे, और कहानी के अंदर प्रेम, घृणा, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखना, ऊंचा नीचा समझना, ये सारे लेखक के मन के वे भाव थे जो उसके भावों को विचारों में बदल रहे थे। विचारों के परिवर्तन के कारण वह विचार एक कहानी के रूप में, कथानक के रूप में परिवर्तित हो गए, और जब हमने उसे पढ़ा तो हमारे विचार और भाव दोनों का समन्वय हमें अंतर से प्रभावित करने वाला हुआ। कहानी आपने कक्षा 9 में पढ़ी थी या 10 में पढ़ी थी, लेकिन आज तक आपको याद है। ये कहानी का आंतरिक प्रभाव है, क्योंकि गद्य का बाह्य प्रभाव होता है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रारूप, और आंतरिक प्रभाव होता है गद्य के भाव जो हमारे मन में पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से निश्चित रहते हैं। जैसे काव्य में आपने रस पढ़े थे, वही गद्य में भाव कहलाते हैं। अब शैली, शैली ये जैसे काव्य में कला पक्ष था, ऐसे गद्य में शब्द, वाक्य, विचार आदि के विविध रूप शैली के रूप में कहे जाते हैं। वाक्य, शब्द और भाव आदि के आधार पर विचारों का जो विविध रूप होता है वह विविधता ही शैली कहलाती है। अब भाषा में विविध शैलियों का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ विचारों की प्रधानता है वहाँ शैली विचारात्मक है, जहाँ भावों की प्रधानता है वहाँ शैली भावात्मक है। जैसे कक्षा 11 में आपने पढ़ा था आचरण की सभ्यता, यह विचारात्मक निबंध था। आपने पढ़ा था महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, यह भावों की प्रधानता थी, तो भावात्मक शैली थी। भावात्मक शैली के साथ ही काव्यात्मक शैली जुड़ी होती है, अलंकारिक शैली जुड़ी होती है। इस प्रकार से गद्य के स्वरूप में भाषा और शैली का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। नंबर 3, गद्य का स्वरूप आधारित होता है आपकी भाषा लिपि पर। अब भाषा लिपि आपकी कौन सी है? भाषा हमारी हिंदी है, और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अब हम इस गद्य परिचय के अंतर्गत ही अपनी भाषा के विस्तार को समझेंगे। हिंदी भाषा का अर्थ हम 2 प्रकार से ग्रहण करते हैं, वैसे 3 प्रकार से ग्रहण किया जाता है। एक तो सीमित अर्थ में, एक व्यापक अर्थ में, एक भाषा शैली के अर्थ में। अब हिंदी भाषा सबसे पहले हिंद हमारे हिंदुस्तान को अर्थात भारत देश को कहा जाता है। इस भारत देश का पहले नाम सिंध था, क्योंकि सिंधु नदी की घाटी पर इस देश की सभ्यता का आरंभ हुआ था, इसीलिए इसका नाम सिंध पड़ा। क्योंकि अरबिस्तान के लोग सा का उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने सिंध को हिंद के नाम से पुकारा जाने लगा, और हिंद के निवास में रहने वाले को, उस स्थान में रहने वाले को हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी कहा गया। तो हमारी भाषा का भी नाम हिंदुस्तानी भाषा हो गया। अर्थात इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में रहने वाले, चाहे तो वो मध्य प्रदेश के हैं, चाहे महाराष्ट्र के हैं, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, जिलों में आ जाओ, मेरठ के हैं, दिल्ली के हैं, मथुरा के, आगरा के हैं, वो चाहे किसी भी बोली की हिंदी भाषा बोलते हैं, वह सब कुछ मिला के संपूर्ण भाषा उनकी हिंदी ही कहलाएगी, क्योंकि उनकी भाषा में बोलियों का प्रभाव होगा, लेकिन भाषा के अर्थ हमेशा ही अलग अलग हम लोगों की समझ में आने वाले होंगे। अब सीमित अर्थ में हिंदी कौन सी कहलाती है? दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि जिलों की भाषा। इन जिलों में जो भाषा बोली जाती है वह यद्यपि खड़ी बोली हिंदी होती है, तो वह भाषा सीमित अर्थ में
हिंदी भाषा कहलाती है, क्योंकि समाचार पत्रों में, पाठ्य पुस्तकों में आपको यही भाषा देखने के लिए मिलती है। ये भाषा ऐसी है जिसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है और यह भाषा आसानी से सभी लोगों के समझ में आ जाती है। इसलिए पत्र पत्रिकाओं में, आपके समाचार पत्रों में इसी भाषा का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। दूसरा अर्थ है हमारा व्यापक दृष्टि में। व्यापक अर्थ में जो हिंदी भाषा का रूप है वह भी आपका विभिन्न बोलियों पर आधारित होता है। हमारी हिंदी में 8 बोलियों का प्रयोग किया जाता है। अब ये 8 बोलियां कौन सी हैं? ब्रजभाषा जो आपने काव्य में पढ़ी, खड़ी बोली जो आप प्रतिदिन बोलते हैं, हम बोलते हैं, जिससे हम आपको पढ़ाते हैं, जो आप पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से आपको दूसरे विषय के आचार्य भी पढ़ाते हैं, वह भाषा खड़ी बोली होती है। प्रधानाचार्य जो मंच से आपको सूचनाएं देते हैं वे भी खड़ी बोली में दी जाती है। आप जो सुबह से शाम तक अपने मित्रों से बोलते हैं वह भी खड़ी बोली है। आचार्यों से अपनी बात कहते हैं वह भी खड़ी बोली। इसका मतलब क्या है कि खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वह अत्यंत व्यापक है, बहुत बड़ा है। बुंदेली, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा। बघेली, यह बघेली भाषा छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। हरियाणवी, हरियाणा में बोली जाने वाली। कन्नौजी, कन्नौज में बोली जाने वाली। अवधी, अयोध्या में बोली जाने वाली। छत्तीसगढ़ी, बघेली के साथ ही छत्तीसगढ़ में दूसरी भाषा बोली जाती है, उसे छत्तीसगढ़ी कहते हैं। मैथिली जो बिहार राज्य में बोली जाती है। राजस्थानी, राजस्थान में बोली जाती है। और इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों पर भाषा बोली जाती है, जैसे कोंकणी भाषा है, पहाड़ी भाषा है, उन सब भाषाओं का प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं। जैसे आपने संत कबीरदास की पंचमेल खिचड़ी भाषा पढ़ी, कबीरदास की आपने सदुकड़ी भाषा पढ़ी, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं उसे। सूरदास की ब्रज भाषा पढ़ी, तुलसीदास की अवधी भाषा पढ़ी। तो ये व्यापक दृष्टिकोण में भाषा का अर्थ है कि हमारी हिंदी भाषा व्यापक रूप में जितनी भी बोलियां हैं, जितनी प्रकार के भी प्रयोग हम भाषा का करते हैं, उन सबके शब्दों का सम्मिश्रण हमारी हिंदी भाषा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये तीसरा रूप है हिंदी का। हम हिंदी भाषा किसे कहते हैं? भारत की जो 8 बोलियों पर आधारित भाषा है, ये जो 8 बोलियां हैं आपकी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी, हरियाणवी, कन्नौजी आदि, इन पर आधारित जो भाषा है आपकी, वह भाषा आपकी खड़ी बोली हिंदी कहलाती है। ठीक है। अब हमारी भाषा का विकास कैसे हो? भाषा का विकास हमारे भाषा की शब्दावली के साथ होता है। भाषा के विकास के साथ ही गद्य का जन्म। जैसे जैसे भाषा विकसित होती चली गई वैसे वैसे भाषा में गद्य का विकास भी होता चला गया, क्योंकि भाषा है तभी तो गद्य का जन्म हुआ, भाषा नहीं है तो गद्य का जन्म नहीं है। जैसे अंग्रेजी में आप प्रोज और पोइट्री पढ़ते हैं, हमारी अंग्रेजी में पोइट्री कब बनी? पहले प्रोज की रचना हो या पहले पोइट्री की रचना हो, ये एक प्रश्न है। ऐसे ही हिंदी में भी काव्य का जन्म पहले हुआ, क्योंकि महिलाएं जो अशिक्षित हैं, जो अनपढ़ हैं, वे भी विवाह शादियों के अवसर पर बैठकर शुभ मंगलकारी गीतों को गाती हैं। उन गीतों के भी कोई ना कोई भाव और अर्थ होते हैं। तो काव्य का जन्म पहले हुआ, उस काव्य को हमने हिंदी भाषा में भावार्थ निकालकर परिणत किया तो वह गद्य हुआ। तो भाषा विकास के साथ ही गद्य का जन्म हुआ। और साहित्य, अभी आपको पहले बताया था कि पहले वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से साहित्य का जन्म हुआ। ठीक है। जो वाक्य से साहित्य का जन्म हुआ, ये साहित्य ही आपका गद्य और पद्य में परिणत हुआ। अब भाव ने भाषा ज्ञान होने के साथ ही अपने भावों को 2 प्रकार से प्रकट किया। मनुष्य के 2 भाव कौन कौन से हैं? गद्य और पद्य। गद्य जो सहज सरल सामान्य वाक्य में अपने भाव को प्रकट करता है वह गद्य है। ये अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले ही कि जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं, जो आप जन्म से लेकर जीवन पर्यंत जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह सब गद्य है। जन्म से, जैसे बच्चा पानी को मम कहता है, हम बड़े होकर उसे जल कहते हैं, कहीं पानी कहीं पाए आदि शब्दों से बोला जाता है, लेकिन उस सब का तात्पर्य ही हमारे समझ में आ जाता है, तो इसलिए वह सब गद्य है। गद्य सरल होता है, आसानी से दूसरों के समझ में आने वाला होता है, सहज होता है, स्वाभाविक रूप से हमारे मन से निकल जाता है। जैसा आप मित्रों से बात करते हैं तो आपका भाषा परिवर्तित करने के लिए
कभी चिंतन करना नहीं पड़ता। अब हम आचार्य से अपनी समस्या रखते हैं, आपको पहले से ही चिंतन करके तैयारी नहीं करनी पड़ती। और सामान्य वाक्य, बहुत सरल वाक्य होते हैं। आचार्य जी, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया, मैडम मुझे इसका भावार्थ दोबारा समझा दीजिए। तो ये सामान्य वाक्य हैं जो हमारे भाव को प्रकट करते हैं, यही हमारा गद्य है। अब गद्य का अर्थ, गद्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? गद्य शब्द गत या गद धातु में यत प्रत्यय जोड़ने से बना है। प्रत्यय आपने 10th में पढ़े थे, जो किसी शब्द के अर्थ में लगते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ है बोलना या बताना। गद्य विचारों के प्रकाशन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि काव्य के लिए तो आपको चिंतन करना पड़ता है, शब्दों की सीमाएं निश्चित करनी पड़ती है, परंतु गद्य में हम अपने विचारों को सही और सटीक शब्दों में प्रकाशित कर सकते हैं। इसीलिए यह हमारे भावों को प्रकट करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। विचारों में बुद्धि या मस्तिष्क की प्रधानता होती है। क्यों? क्योंकि विचार अनायास ही मन से नहीं निकलते, वे तब निकलते हैं जब पहले से हम उसकी भूमिका तैयार कर लेते हैं। इसलिए विचारों की विशेषता होती है, उनमें बौद्धिकता होती है, अर्थात बुद्धि का प्रकाशन होता है। किसी व्यक्ति के बोलने से पता लग जाता है कि उसके अंदर कितना चिंतन है, कितनी शिक्षा है, कितना अनुभव है। वैचारिकता, एक विचारों को दूसरे विचार के साथ जोड़ने का संबंध। जैसे आप निबंध लिखते हैं, ठीक है, गाय एक पालतू पशु है, अपने पहला वाक्य बनाए, इसके 4 पैर होते हैं, उस पहले से जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य है। इसके 4 थन होते हैं, दूसरे से तीसरा जुड़ा वाक्य है। यह हमें दूध देती है, यह हमें आशीर्वाद देती है, यह पूज्य होती है। ये वैचारिकता है, अर्थात विचारों की श्रृंखला तैयार करना। तार्किकता अर्थात तर्क उत्पन्न होना, तर्क हाँ या ना, होना या ना, अर्थात आज के इस वैज्ञानिक आधुनिक समाज में भी क्या वास्तव में गाय पूज्य है? हाँ, हमारे हिंदू धर्म में गाय के प्रति जो आस्था और विश्वास है, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन उसके प्रति वह आस्था और विश्वास हमारी आज भी अखंड अक्षुण्ण है। तो इसीलिए ये तार्किकता उत्पन्न होती है। ये सारे तत्व गद्य में होने ही चाहिए। अब गद्य में विविधता, विविधता किसके आधार पर आती है? विविधता आती है बच्चों गद्य में शब्द के आधार पर। जैसे आपने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा अरबी फारसी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, काव्य की पंक्ति, का चुप साधी रहा बलवाना। अब ये जो पंक्ति है ये काव्य का वाक्य है, लेकिन गद्य में प्रयोग है। इसके शब्दों की महत्ता के कारण ही इस पंक्ति का इस निबंध में महत्व है। कि जैसे हनुमान जी को जामवंत ने कहा था कि हे विद्वानों में श्रेष्ठ, हे बलवानों में श्रेष्ठ, चुप रहने से कोई लाभ नहीं, ऐसे ही जब हमारे देश में एक पिछड़ापन है, हमारे देश में कुरीतियां और बुराइयां है, अकर्मण्यता है, ऐसे में हम भारतीयों का चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए गद्य में जो विविधता आती है, सबसे पहले शब्द के आधार पर आती है, दूसरी वाक्य के आधार पर आती है। वाक्य के आधार पर कैसे विविधता आती है? जैसे हमारी भाषा पर कुछ लोग जो बॉम्बे में या दिल्ली में रहते हैं, उनके शब्दावली में, उनके वाक्य शैली में अंतर होता है। जैसे हम ऐसा नहीं किया है, हमने ऐसा किया है, हम वहाँ जाएंगे, जबकि व्यक्ति एक है तो वह अपने लिए मैं का प्रयोग करता है, लेकिन वाक्य में हम की प्रधानता है। ये वाक्य के अर्थ पर प्रभाव विविधता है। तीसरा, भाव के आधार पर विविधता। जैसे हमारे भाव होते हैं उसी के अनुसार हमारे गद्य में भी तुरंत परिवर्तन होता है। जैसे अगर कोई बिना पढ़ने वाला बच्चा अच्छे अंकों से पास हो जाता तो अरे वो भी निकल गया, वो भी पास हो गया। या कोई होनहार बालक, बहुत ही विशेष बालक जिससे हम लोगों से विशेष लगा हुआ है, किसी कारण से वह बीमार पड़ गया, अरे बड़े दुख की बात है, बेटा ठीक हो जाओगे, ईश्वर से आशीर्वाद दो, हम ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करते हैं, तुम भी ईश्वर से दुआ करो कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, सकारात्मक सोचो, तुम सही हो जाओगे। ये भाव है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे हमारे वाक्य की रचना हो जाती है। और भी अनेक प्रकार होते हैं जिनके आधार पर गद्य में विविधता आती है। जैसे आपने ममता कहानी पढ़ी, ये गद्य की विविधता का उदाहरण है। मंत्र कहानी पढ़ी, ये गद्य की विविधता का उदाहरण है। आपने सूतपुत्र नाटक पढ़ा, ये गद्य की विविधता का उदाहरण है। वाक्य, शब्द, भाव आदि के आधार पर जिसमें विविधताएं, जिसमें
अनेक प्रकार के भावों का सम्मिश्रण होता है। यह विविधता शैलीगत रूप से स्पष्ट होती है। हिंदी शब्द का तात्पर्य भी अभी आपको समझाया कि हिंदुस्तान में हिंदी शब्द के 3 रूप स्पष्ट होते हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आज बच्चों आपको मैंने गद्य का परिचय समझाया। यहीं से आपका गद्य साहित्य इतिहास आरंभ हो जाता है। देखिए बच्चों, गद्य साहित्य इतिहास और पद्य साहित्य इतिहास, ये दोनों आपके लिए वह जटिल प्रश्न है जिनकी तैयारी आप 9th से करते हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि आपके 5 के 5 प्रश्न ठीक हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जब आप इसे बार बार देखेंगे, इन वीडियोस के द्वारा आपका हिंदी का अध्ययन अध्यापन बहुत सरल हो जाएगा। ये वीडियो आपको गद्य साहित्य इतिहास को बहुत ही सरल और रोचक शब्दों में समझाने का माध्यम है। अतः इन वीडियोस को बार बार देखो और गद्य साहित्य को ध्यान से समझो। मुझे लगता है कि आप इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से दे देंगे। कल आपकी इस गद्य साहित्य की कक्षा में गद्य साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे। काल विभाजन के बाद प्रथम युग, जिसे आप पूर्व भारतेंदु युग कहते हैं, उसका भी अध्ययन इसी कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।